Hello guys, welcome again to this discussion on class 11th geography and this is the last chapter class 11th का नहीं, हम बात करें तो लास्ट चैप्टर है आपका क्या फिजिकल ज्योग्राफी का। ठीक है, फिजिकल ज्योग्राफी का। और ये क्या है, टर्म 1 है ओनली। टर्म 1 में 5 चैप्टर आ रहे थे जो पांचों हो चुके हैं। पांचवा ये है, मतलब हम बात करें तो वैसे चौथा चैप्टर है लेकिन पांचवा चैप्टर पहले आ गया था, तो ये हमारे लिए पांचवा चैप्टर है। अदरवाइज इस बुक का फोर्थ चैप्टर है, चैप्टर नंबर 4, that is distribution of oceans and continent. Distribution of oceans and continent. ओके, तो इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं, इसमें हम बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं। फॉर एग्जांपल कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, एविडेंस क्या है, उसके सपोर्ट में क्या है। ठीक है, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग क्या है, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ वगैरह वगैरह, ओशियन फ्लोर स्प्रेडिंग, कंटिनेंटल मार्जिन, एप्सल प्लेन। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंडिया के बारे में पढ़ेंगे कि इंडिया का जो पेनिनसुलर पार्ट है वो कहाँ से आया है। हम बात करें वो पहले साउथ में था, धीरे धीरे मूवमेंट होकर नॉर्थ में आया। तो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर में। ठीक है, तो स्टार्ट कर लेते हैं इस चैप्टर को अब। ठीक है, जैसा कि मैंने पहला चैप्टर कराया था आपको कि सारा मैप से कराया था, ये भी ज़्यादातर जो है वो मैप से ही होगा। ठीक है, मैप से या कुछ वीडियोज़ से, तो वो सारी मिला के ये चैप्टर बनेगा। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड वही कि हमें पता है कि जो हमारा पूरा अर्थ है उस पर हम बात करें तो 29% क्या है, कंटिनेंट है। एंड हम बात करें बाकी का जो बचा हुआ है 71% वो क्या है, ओशियंस है। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें पता है ऑलरेडी, हमें बताने की ज़रूरत है नहीं। लेकिन जो चीज़ आपको नहीं पता है वो है कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम, यहाँ पे लिख देंगे कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है। तो ज़रा पेन चेंज किया जाए एंड थोड़ा अच्छे पेन से लिखेंगे आराम से। ये लिख लेते हैं। ठीक है, तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, ड्रिफ्ट थ्योरी। अब हमने देखा है कि जो कोस्ट लाइन है किसकी, अटलांटिक ओशन की, हम मैप में देखेंगे ज़्यादातर, उसके बाद हम जाएंगे कहीं और। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा बहुत इधर डिस्कशन कर लेते हैं कि जो मैप था वो कैसे था ये सब। तो कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी की अगर हम बात करें स्टार्टिंग से ही, तो एल्फ्रेड वेगनर, आपने नाम सुना होगा इनका, एल्फ्रेड वेगनर। ठीक है, तो एल्फ्रेड वेगनर थे जिनका मानना था कि जो पूरे जितने भी कंटिनेंट हैं वो क्या है, एक वन सिंगल कंटिनेंटल मास था, पूरा वन सिंगल कंटिनेंटल मास था, जिसका नाम क्या था, पेंजिया था। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक ही ओशियन था, वन सिंगल ओशियन, जिसका नाम था क्या था, पंथलासा। तो उनका कहना ये था कि एक ही मास था, उसको सराउंड कर रखा था एक ही ओशियन ने। दोनों के नाम हमने आपको बता दिए, तो मेगा ओशियन और मेगा कंटिनेंट कहते थे ना। पेंजिया क्या था, मेगा कंटिनेंट, और पेंथलासा क्या था, मेगा ओशियन। ठीक है, मतलब क्या है कि जितना भी वाटर है वो सब उसी में था। और हम बात करें अगर 200 मिलियन ईयर्स एगो की, तो 200 मिलियन ईयर्स एगो, जो आपकी बुक में दे रखा है, चैप्टर 3 है या चैप्टर 2 है, उसमें दे रखा है आपको साफ साफ 5 इमेजेस दे रखी हैं, जिसमें आपको डिफ्रेंशिएट करके दिखा रखा है कि कैसे कैसे चेंज हुआ था। पहले पूरा एक ही कंटिनेंट था, फिर थोड़ा थोड़ा टूटने लगा, फिर उसके बाद फिर टूटा, और जो आज की सिनेरियो है वो कैसा है, आज का जो है वो कुछ इस तरीके से है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई। पहले जो था कंटिनेंट वो 2 पार्ट्स में टूटा। हम बात करें तो लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में टूटा। देखिए, नॉर्थ और साउथर्न कंपोनेंट बनाया गया। नॉर्थ में से फिर टूटा बड़ा बड़ा, तो ये नॉर्थ देखो, नॉर्थ में बड़ा बड़ा टूटा तो ये बना, ये बना। साउथ में हम बात करें मेजरली ये और ये हैं सिर्फ। तो इस तरीके से क्या हुआ कि जो 200 मिलियन ईयर्स को पहले ये सारी चीज़ें हुई, जो एक पूरा एक लैंड मास था, मेगा कंटिनेंट जिसको हम बोलते हैं, पेंजिया, वो धीरे धीरे टूटने लगा। समझ में आ रहा है इतना? ठीक है भाई। और थोड़ा एल्फ्रेड वेगनर के बारे में अगर आप जानना चाहो तो जो एल्फ्रेड वेगनर हैं वो क्या हैं, एक जर्मन मीटियोरोलॉजिस्ट। क्या है, मीटियोरोलॉजिस्ट। ठीक है भाई, तो इन्होंने ही सबसे पहले जो आइडिया है किसका, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का, वो सामने रखा था। अब जो एविडेंस है इस थ्योरी के हिसाब से, जो एविडेंस है भाई कि जो एविडेंस है सपोर्ट में, एविडेंसेस इन सपोर्ट जो उन्होंने दिए, हम अब भाई ऐसे ही तो नहीं मानेंगे ना कि हाँ ठीक है आपने बोल दिया तो हमने मान लिया कि हाँ इस चीज़ें पहले सेम थी। तो उन्होंने कुछ एविडेंस रखे अपने सामने कि भाई देखो ये चीज़ें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो सबसे पहला जो एविडेंस आता है वो आता है, हम बात करें तो जिग जैक फिट, या जिग जैक फिट बोल लो, चाहे बोल लो जिग सॉ फिट। ठीक है, तो जो मर्जी बोल लो आप। ठीक है, या फिर बोल लो मैचिंग ऑफ कंटिनेंट, तो जो भी बोलना है आपको बोल सकते हो आप।
तो पहला एविडेंस ये रखा कि अगर हम क्या करें, इसको और इसको अगर हम मिला दें तो आप देखोगे कि ये क्या है, एकदम से फिक्स हो जा रहा है। ठीक है, सेम आप यहाँ भी कर सकते हो, अगर इन सबको जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, सेम सेम बन जाएगा, है ना। इसको और इसको देख लो जरा आप, इसको इसको भी इधर कर दो, इसको इधर कर दो, जोड़ दोगे तो जुड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें क्या है, हम बात करें तो ये पैटर्न शो कर रही हैं। तो बेसिकली अगर मैं बात करूँ तो ये जो साउथ अमेरिका और ये हम बात करें तो अफ्रीका, इसको अगर आप जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, ये एकदम से मिल जाएगा, मतलब फिक्स हो जाएगा। ठीक है, एक एक हम पजल सॉल्व करते थे ना पहले, ऐसे करके जो आती थी, ऐसे करके ये कुछ इस तरीके की बनती थी, फिर यहाँ पे इस तरीके का कुछ होता था, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, ये ऐसे, तो ये जुड़ जाएगा पूरा फिक्स। तो वैसे ही करके इन्होंने ये बताया कि भाई ये पूरा फिट हो रहा है, बेस्ट फिट हो रहा है। तो इस तरीके से उन्होंने बताया। अब दूसरा जो एविडेंस है, सेकेंड एविडेंस क्या है, रॉक्स ऑफ सेम एजेस, रॉक्स ऑफ सेम एजेस अक्रॉस द ओशन, मतलब रॉक्स ऑफ सेम एजेस। अब हम बात करें सेकंड की, तो इन्होंने बताया कि अगर रेडियोमेट्रिक हम डेटिंग करें, क्या करें, रेडियोमेट्रिक डेटिंग करें तो हमें पता चलेगा कि जो ब्राज़ील की कोस्ट है वो मैच कर रही है किससे, वेस्टर्न अफ्रीका से। देखो यहाँ पे इसी इधर ही क्या है, ब्राज़ील है। अब यहाँ की अगर हम यहाँ के रॉक्स लें और उनका क्या करें, रेडियो एक्टिव डेटिंग करें, रेडियो एक्टिव मतलब उसकी उनकी उम्र पता लगाएं, तो इसकी उम्र और इसकी उम्र क्या है, सेम है, जो कि बहुत ज़्यादा दूर है। तो कैसे यहाँ के रॉक्स और यहाँ के रॉक्स सेम हैं। सो उन्होंने बताया कि पहले एक थे, इसीलिए जो रॉक्स हैं वो भी क्या है, सेम है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें बताई। अब आगे देखते हैं हम तीसरा अपना पॉइंट जो उन्होंने बताया। और तीसरा जो पॉइंट उन्होंने रखा सामने, तो तीसरा पॉइंट क्या रखा उन्होंने सामने, टिलाइट। सो टिलाइट क्या है, एक सेडिमेंट्री रॉक है जो फाउंड मतलब ग्लेशियर में पाया जाता है। ठीक है, क्या है ये टिलाइट, क्या है हम बात करें तो एक बार देख लेते हैं। टिलाइट इज अ रेडियो, इज अ सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, समझ में आ रहा है। सेडिमेंट्री रॉक है जो फाउंड होता है कहाँ पे, ग्लेशियर में, डिपॉजिट ऑफ ग्लेशियर में। तो ये गोंडवाना सिस्टम है। द गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम इंडिया इज नोन टू हैव इट्स काउंटर पार्ट इन 6 डिफरेंट लैंड मासेस ऑफ इट्स साउदर्न हेमिस्फीयर बेसिकली। ठीक है, तो हम बात करें टिलाइट जो है वो क्या है, 6 डिफरेंट लैंड मासेस में पाया जाता है। कहाँ कहाँ हम बात करें तो अफ्रीका, फॉल्कलैंड आइलैंड, मदागास्कर, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया। तो अगर हम बात करें इनके हिसाब से तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, यहाँ पे कहीं अंटार्कटिका है, नीचे आता है यहाँ पे। ठीक है, अंटार्कटिका। उसके बाद अगर हम बात करें अफ्रीका, तो यहाँ पे हर जगह क्या है, जो टिलाइट है वो फाउंड हो रहा है। क्यों, तो मतलब सेम जगह पे टिलाइट कैसे फाउंड हो सकता है, मतलब इतने दूर दूर ये जो जगह है, देखो इतना दूर है ये, और सेम जगह पे जो टिलाइट के डिपॉजिट हैं वो पाए गए हैं। तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, एविडेंसेस हैं कि जो पहले था वो क्या है, सेम है। मतलब एक टिलाइट क्या है, एक जो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, इसको क्या चाहिए, एक इक्वल टाइप ऑफ क्लाइमेट चाहिए, मतलब इक्वल क्लाइमेट चाहिए, सेम क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, तो जो क्लाइमेट था पहले कहाँ का, अफ्रीका का, ऑस्ट्रेलिया का, अंटार्कटिका, वो क्या था, सेम था। तो उनका कहना ये था कि जो पहले के क्लाइमेट थे, पैलियो क्लाइमेट, पैलियो मतलब पुराना और क्लाइमेट मतलब वही। ठीक है, तो उस तरीके से उन्होंने बताया कि भाई ये था, इसलिए क्या थे, जो क्लाइमेट थे वो दोनों जगह के सेम थे, इसलिए जो टिलाइट है वो वहाँ पे पाया जाता है। अगर हम मैं फोर्थ की बात करूँ तो फोर्थ क्या था, प्लेसर डिपॉजिट। क्या थे, प्लेसर डिपॉजिट। तो प्लेसर डिपॉजिट की अगर हम बात करें तो जो गोल्ड है, अब जो गोल्ड है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है, घाना कोस्ट में। और देखो ये देखो, एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, ये रहा, ये जो ब्राज़ील है, ये वाला पोर्शन जो है कहाँ का, साउथ अमेरिका का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पाया जाता है, गोल्ड। बल्कि यहाँ पे कोई माइंस नहीं है यहाँ की, मतलब इस पे कोई ऐसा कोस्ट मतलब यहाँ पे पाया जाना नहीं चाहिए, और यहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है इतना। और क्यों पाया जाता है, क्योंकि ये पहले जुड़े हुए थे यहाँ पे। तो चलो ठीक है, माइंस वगैरह हैं उसकी, तो इसलिए पाया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो कुछ नहीं है उसके प्रेजेंस के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्यों पाया जाता है, तो उनका ये भी एक रीज़न था कि इसलिए पाया जाता है क्योंकि ये कभी एक हुआ करते थे। तो सारे जो उनके हम बात करें जो भी एविडेंसेस थे वो उनके सपोर्ट में थे। ठीक है, लेकिन उनके पास क्या नहीं था वो अभी हम बात करेंगे। ठीक है, तो उन्होंने अपनी चीज़ें तो रख दी। अब एक बात हम कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। तो जो फॉसिल्स का डिस्ट्रीब्यूशन था वो भी क्या था, उनके थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था। क्या कर रहा था, थ्योरी को सपोर्ट कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें लेमुरिया, क्या, लेमुरिया। तो लेमुरिया एक जानवर था। ठीक है, लेमुरिया क्या था, एक जानवर था। वो बताता है कि जो लेमर्स थे वो इंडिया आए थे, मदागास्कर गए थे और अफ्रीका गए थे। तो ये तीनों जगह पे क्या पाए जाते हैं, लेमर्स पाए जाते हैं। लेकिन
तो लिंक कर रहे हैं ना वो बेसिकली। तो ये बंदर इतना कैसे ट्रैवल कर सकता है एक, ठीक है, मदागास्कर भी जा सकता है, हम बात करें तो अफ्रीका भी जा सकता है, इंडिया भी जा सकता है। और उसी हिसाब से एक और था, क्या नाम था जिसका, मीजोसॉरस, मीजोसॉरस। तो मीजोसॉरस कहते हैं एक स्मॉल रेप्टाइल था जो कि सैलो ब्रैकिश वाटर में रहता था। और उसके जो स्केलेटन है वो दो जगह पाए गए, साउदर्न के प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका और ब्राज़ील। देखो यहाँ पे साउथ अफ्रीका में और ब्राज़ील में, जो कि इधर है। अब ये दोनों आज की डेट में कितने दूर हैं, 4800 किलोमीटर। तो एक रेप्टाइल इतना दूर कैसे ट्रैवल करके चला गया। तो ये जो चीज़ें थी ये उनके हक में थी, मतलब एविडेंसेस दिए उन्होंने कि भाई ऐसी ऐसी चीज़ें थी, इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है, कंटिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जो है वो सही है। बट चलो साइंटिस्ट मान भी लेते हैं कि हाँ भाई जो तुम बोल रहे हो वैगनर जी वो सही है। बट ऐसी कौन सी फोर्स थी, ऐसी कौन सी फोर्स थी जो ये कर रही थी, मतलब जो कंटिनेंट है उनका मूव करवा रही थी। सो क्वेश्चन इज दिस कि भाई बताओ कि फोर्स कौन सी लग रही थी। तो मेन मुद्दा आ गया कि फोर्स ऑफ ड्रिफ्टिंग, क्या फोर्स थी जिसकी वजह से ये जो कंटिनेंट है मूव कर रहे थे। तो वैगनर ने सिंपल बताया, वैगनर ने बोला कि दो फोर्सेस हैं जो ये मूवमेंट करा रही हैं। पहली फोर्स जो थी वो थी पोलर फ्लीइंग फोर्स, पोलर फ्लीइंग फोर्स। और दूसरी जो फोर्स बताई उन्होंने बताई टाइडल फोर्स। क्या बताई, टाइडल फोर्स। अब पोलर फ्लीइंग फोर्स होती है बेसिकली जो होती है ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ। जैसा कि हमें पता है कि जो अर्थ है वो क्या है, थोड़ी फ्लैटन है पोल्स पे, और ठीक है, तो इस तरीके से, और थोड़ी बल्ज है सेंटर में। तो इसके घूमने की वजह से ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ ये जो फोर्स है पोलर फ्लीइंग फोर्स ये जनरेट होती है। सो ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ, तो ये फोर्स जनरेट होती है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। टाइडल फोर्स हम सबको पता है ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून। तो जैसे ही मून आता है तो वही ग्रेविटी लगाता है और वो जो टाइड्स हैं वो जनरेट होती हैं जिसकी वजह से जो कंटिनेंट है मूव करेगा, ऐसा कहना था एल्फ्रेड वेगनेकर। तो ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, तो उनका कहना ये था। चलो ठीक है, ये दोनों जो थी, ये जो दोनों उन्होंने फोर्स बताई ये मानी नहीं गई, मतलब एक्सेप्ट नहीं कही गई, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि ये फोर्सेस भले ही थोड़ी कम इफेक्टिव है, लेकिन अगर ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक रहेंगी तो तो जो इनका इफेक्ट है वो देखा जा सकता है। उनका कहना ये था, जाहिर सी बात है। बट जो बहुत सारे स्कॉलर्स थे उन्होंने इन फोर्स को बोल दिया भाई दीज आर द इनएडिक्वेट फोर्सेस, मतलब ये जो फोर्सेस हैं ये इतना बड़ा काम नहीं कर सकती। तो ये क्या, अब उसके बाद क्या हुआ भाई, पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज। पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज मैं बोले तो कि ड्रिफ्ट स्टडीज के बाद जो भी स्टडी, मतलब ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद जो भी स्टडीज कहीं उसको हमने बोल दिया पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडी। तो जो एविडेंस कलेक्ट किए गए थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना डिपॉजिट्स लाइक टिलाइट, तो जो भी मतलब ये जो उन्होंने एविडेंसेस दिए थे कि भाई टिलाइट था, प्लेसर डिपॉजिट थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स वगैरह, इन जितने भी उन्होंने हम बात करें एविडेंस दिए, तो इसके ये थोड़े से सही लगने लगे एक टाइम के बाद। बट हुआ क्या कि जो पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर इसके बाद जो हम बात करें जो स्टडीज़ हुई वो बहुत ज़्यादा होने लगी। मतलब जो जियोलॉजिकल लिटरेचर था, पर्टिकुलरली हम बात करें ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग, वो बात करें तो पॉपुलर होने लगा। क्या होने लगा, ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग। मतलब क्या था कि हम क्या कर रहे थे, ओशन फ्लोर को स्टडी कर रहे थे कि जो ओशन फ्लोर है उसके अंदर भी हमने धीरे धीरे हमने पता लगाया कि जो ओशन फ्लोर है वो भी एक सिंपल स्ट्रेट नहीं है, मतलब उसके अंदर भी क्या है, फिजिकल फीचर्स हैं। फॉर एग्जांपल माउंटेन्स, ठीक है, हम बात करें तो इस तरीके के जो फीचर्स थे वो नीचे देखे गए ओशन के अंदर, इसलिए हमने उसका नाम दिया स्टडी को ओशन फ्लोर स्प्रेडिंग। तो ये सारी चीज़ें आई और ये क्या हुआ, नए डायमेंशंस लाई अपने साथ, मतलब और भी चीज़ें साइंटिस्ट देखने लगे। तो उसके बाद आई क्या, कन्वेक्शनल थ्योरी, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी। मैं आपको इसके बाद या अभी देखते हैं कब वीडियो चलानी है, वो वीडियो चल जाएगी अभी एडिटिंग के टाइम पे, तो आपको उससे भी क्लियर हो जाएगा कि क्या क्या है। तो अब ठीक है, तो अब देख लो पहले। तो कन्वेक्शनल थ्योरी लाया कौन, आर्थर होल्म्स। कब लाया, इन 1930s। तो इन्होंने एक रीज़न दिया बहुत सिंपल। इन्होंने क्या दिया, एक रीज़न कि भाई ये जो क्रस्ट है इसके नीचे जो मेंटल है वो क्या है, हॉट मैग्मा ही तो है। तो वो क्या होता है, ये ऊपर आता है, ये ऊपर आता है और इस तरीके से ये इधर इस तरफ में फोर्स लगाता है, ठीक है, ऐसे ऐसे फिर इस तरीके से, और ये फिर से नीचे आता है ऐसे, फिर ये ऊपर जाता है इस तरीके से। तो ये क्या है, ये एक चेन है पूरी पूरी कन्वेक्शनल फोर्स। तो ये जो मूवमेंट है किसकी,
जो मूवमेंट है किसकी, क्रस्ट की, या हम बात करें प्लेट्स की, ये है किसकी वजह से, ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट दैट आर जनरेटेड इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ। समझ में आ रहा है। तो मेंटल पोर्शन में जो ये हम बात करें प्रोसेस हो रही है, यही किसको और जनरेट कर रही है, उस फोर्स को जो कि ये पूरी मूवमेंट करा रही है। समझ में आ रहा है इतना। तो अब वीडियो चल जाएगी, तो 1 मिनट तक वीडियो चलेगी, उसके बाद फिर ये आपकी जो लेक्चर है वो आगे चलेगा। ठीक है, तो पहले ही बता देना चाहिए ना कि भाई वीडियो आने वाली है, थोड़ा सा ध्यान से, हो सकता है कॉपीराइट भी आ जाए। ठीक है, तो वो देखी जाएगी, उसका कोई समस्या ही नहीं है, आ जाए क्या करेंगे, कोई नहीं। उसके बाद हम बात करें दूसरी चीज़ क्या हुई, जो मैंने बताया आपको, मैपिंग होने लगी किसकी, मैपिंग ऑफ ओशन फ्लोर, मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर, मैपिंग होने लगी किसकी, ओशन फ्लोर की। जैसे कि मैंने बताया कि जो ओशन फ्लोर है वो क्या है, एक प्लेन नहीं है, एक सिर्फ प्लेन नहीं है। ठीक है, ये क्या है, एक ओशन रिलीफ की पिक्चर मिली हमें। ओशन रिलीफ बोले तो उधर हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, हमने देखा एब्सल प्लेन, हमने देखा कंटिनेंटल मार्जिन वगैरह, वो सारी चीज़ें उसी में आएंगी। ठीक है, तो हमने देखा डीप ट्रेंचेस, तो इसमें क्या क्या देखा हमने रिजेस देखी, हमने ट्रेंचेस देखे, हमने माउंटेन रेंजेस देखी। और आपको ये जान के थोड़ी हैरानी भी हो सकती है कि जो सबसे बड़ी माउंटेन रेंज है वो कहाँ है, ओशन के अंदर ही है। ठीक है, तो भले ही वो डूबी हुई है, लेकिन है तो लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज ऑन द प्लेनेट अर्थ, बेसिकली हम बात करें तो ये सारी चीज़ें जब डिस्कवर हुई, और डेटिंग हमने की, जब हमने क्या किया, ओशियन रॉक्स की डेटिंग की। व्हेन वी डेट ओशियन रॉक्स, हमें पता चला कि जो ओशियन रॉक्स हैं वो क्या हैं, यंगर देन कंटिनेंटल रॉक्स। तो हमें पता चला कि जो कंटिनेंटल मास है उसकी एज क्या है, ज़्यादा है देन ओशियन रॉक्स। तो डेटिंग हमने की जब ओशियन क्रस्ट की, तो हमें पता चला कि जो एज है वो क्या है, ज़्यादा है किसकी, रॉक्स की जो कंटिनेंट पे पाए जाते हैं, रेदर देन ओशियन पे। तो ओशियन रॉक्स जो हैं वो क्या है, यंगर हैं देन कंटिनेंटल क्रस्ट। तो ये चीज़ याद रखना, बन सकता है एमसीक्यू क्वेश्चन, कोई भरोसा भी नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा क्या, ओशन फ्लोर की कन्फिग्रेशन बोले तो कि हमने थोड़ी चीज़ें देखी और हमने उसको कन्फिगर किया, मतलब डेफिनेशन बेसिकली हम बात करें तो ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन। हमने डिस्ट्रीब्यूशन किया कंटिनेंट ओशन का, ये हमें हेल्प करेगा करने में। सॉरी फॉर द नॉइज़। ठीक है, हमारी गली, हम बार बार बताते हैं आपको, थोड़ी सी डिस्टर्बिंग है, तो सॉरी। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो ओशन फ्लोर है वो सेगमेंटेड है 3 मेजर डिवीजन्स में हम बात करें तो। ठीक है, और वो जो डिवीजन्स हैं वो कौन सी हैं, ओशन फ्लोर जो है वो 3 डिवीजन्स में डिवाइडेड है हम बात करें तो। और वो डिवीज़न कौन सी हैं, कंटिनेंटल मार्जिन, जो शोर था शायद मैं हटा सकता हूँ उसको, तो मैं हटा दूंगा। ठीक है, और डीप सी बेसिन्स, एंड हम बात करें तो मिड ओशियनिक रिजेस, MORs। ठीक है, 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। अब बात करें अगर हम कंटिनेंटल मार्जिन, आपकी बुक में डायग्राम दे रखा है ऑलरेडी, लेकिन मुझे तो यहाँ से इंसर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, दे रखा है तो आप एक बार ऐड ज़रूर, मतलब आप बुक खोल के ज़रूर देख लेना। ठीक है, मुझे तो यहाँ से लेना पड़ेगा। मे बी अभी सबको विजिबल है, आगे बढ़े। ठीक है, तो देखो ये क्या है, हम बात करें कंटिनेंटल मार्जिन क्या होता है, हम डेफिनेशन में ना जाएं, अगर सिर्फ समझना चाहें तो कंटिनेंटल मार्जिन क्या होता है, ये होता है कि मतलब जो स्टार्टिंग है, या हम बात करें जो प्लेन है या कंटिनेंटल जो क्रस्ट है, वहाँ से लेकर के जो ये पूरा एरिया है, ये पूरा कवर कर रहा है टिल एप्सल प्लेन। एप्सल प्लेन को हम नहीं गिन रहे, हम सब गिन रहे हैं, कंटिनेंटल राइज। देखो राइज मतलब वर्ड से समझ में आ रहा है कि कंटिनेंटल अब राइज हो रहा है बेसिकली। उसके बाद क्या है, हम बात करें तो कंटिनेंटल स्लोप भी आती है उसमें सेल्फ ब्रेक भी आता है। तो सारी चीज़ें मिलाकर जो मार्जिन है, जो उन दोनों के बीच का गैप है, उसको हम क्या बोलते हैं, कंटिनेंटल मार्जिन। अगर डेफिनेशन में जाना चाहो तो ये क्या है, ट्रांजिशन बिटवीन कंटिनेंटल शोर एंड डीप सी बेसिन। तो क्या है, अगर हम डेफिनेशन में जाना चाहें किसकी, कंटिनेंटल मार्जिन की, तो अगर हम जाना चाहें तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ट्रांजिशन बिटवीन द कंटिनेंटल सोर्स एंड डीप सी बेसिन्स। क्लियर है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इसमें आता है कंटिनेंटल सेल्फ, जैसा कि मैंने आपको बताया, कंटिनेंटल सेल्फ, कंटिनेंटल स्लोप, सेल्फ ब्रेक। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। कंटिनेंटल राइज भी इंक्लूड होता है, ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। ठीक है, तो ये थी कंटिनेंटल मार्जिन। अब एब्सिल प्लेन भी आपको दिख रहा था वहाँ पे,
ठीक है, तो बिना डेफिनेशन में जाए अगर हम जानना चाहें एब्सियल प्लेन क्या होता है, तो ये लाई करता है कहाँ कहाँ पे, बिटवीन द कंटिनेंटल मार्जिन, बिटवीन द कंटिनेंटल मार्जिन यहाँ पे खत्म होता है, तो बिटवीन दिस टिल मिड ओशियनिक रीजेस, मतलब जहाँ जहाँ से मिड ओशियनिक रीजेस चालू होंगे, एम ओ आर जहाँ पे चालू होंगे वहाँ तक ये उन दोनों के बीच का गैप है। समझ में आ रहा है? जो बेसिकली प्लेन बोल सकते हैं हम, क्या है, प्लेन है ये सिर्फ। तो ये क्या है, एक्सटेंसिव प्लेन। डेफिनेशन अगर जानना चाहें तो एक्सटेंसिव प्लेन्स that lie between continental margin and मिड ओशियनिक ridges। क्लियर है? तो ये वो एरिया है जहाँ पे क्या है, सेडिमेंट्स मूव नहीं कर पाते आगे। देखो बेसिकली अब मैं समझाना चाहूँ आपको, तो अब देखो यहाँ तक तो जो है वो सेडिमेंट्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से कंटिनेंटल राइज का पार्ट हो जाते हैं। अब इसके आगे सेडिमेंट्स नहीं जा पा रहे हैं, तो ये क्या है, सिर्फ प्लेन बन के रह जाते हैं, इसलिए हम इसको प्लेन भी बोल देते हैं। समझ में आ गया इतना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात किसकी, MORs की, मीन्स बोले तो मिड ओशियनिक रिजेस की। ठीक है, मिड ओशियनिक रिजेस की। सो ये कुछ नहीं है, अगर हम इसकी डेफिनेशन में जाएं सीधा, तो ये क्या है, इंटरकनेक्टेड माउंटेन चेन्स ऑफ माउंटेन सिस्टम, इंटरकनेक्टेड चेन ऑफ माउंटेन सिस्टम। ठीक है, तो जो अंदर माउंटेन्स होते हैं ओशियन के, उसको हम कहते हैं क्या, मिड ओशियनिक रिजेस। और सबसे जो बड़ी लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन है सरफेस पे अर्थ के, वो कौन सी है, अंदर ही है अर्थ के। ठीक है, नाम नहीं पता, अंदर ही है लेकिन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अभी जो एरिया होते हैं वो क्या होते हैं, जोन ऑफ इंटेंस वोल्केनो, जोन ऑफ इंटेंस वॉल्केनिक एक्टिविटी। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है हमारे ओशन के अंदर। समझ में आ रहा है? जिसकी वजह से जो चेन्स हैं ये बहुत लंबी होती रहती हैं। अब मान लो सिर्फ अगर ये प्लेन है तो प्लेन ही रहेगा ना, और यहाँ पे अगर एक माउंटेन, तो यहाँ पे जब रिलीज़ होती है जो मैग्मा वगैरह जब रिलीज़ होता है, तो ये क्या है, फैलता रहता है, जिसकी वजह से जो ओशनिक रिजेस हैं वो बहुत ही ज़्यादा माउंटेन मतलब लंबी लंबी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। इसी को हम क्या बोल देते हैं, मिड ओशियनिक वॉल्केनोज भी। ठीक है, तो वो समस्या नहीं है। अब आगे बढ़े तो हमने देखा कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग, क्लियर है? सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कंसेप्ट ऑफ सी फ्लोर स्प्रेडिंग। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो पोस्ट ड्रिफ्ट स्टडीज़ थी, वो इन्फॉर्मेशन दे रही थी हमें जो भी वैगनर ने बताया। मतलब वैगनर ने जो बताया वो तो थे ही थे, लेकिन उसके एक्स्ट्रा भी जो नॉलेज थी वो हमने किसने दी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग ने दी। समझ में आ रहा है? अब जब वैगनर ने वो ड्रिफ्ट थ्योरी दी थी, तो ये जितनी भी नॉलेज थी वो सारी प्रेजेंट नहीं थी। समझ में आ रहा है इतना? वो प्रेजेंट नहीं थे। जो कंसेप्ट था सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, वो उसने जो पॉइंट्स रिलीज किए वो मैं आपके सामने अभी रख देता हूँ एक एक करके। तो पहला पॉइंट जो हमें मिला किससे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग से, वो था कि जितने भी ओशियनिक रिजेस हैं, ठीक है, जितने भी ओशियनिक रिजेस हैं उसके आसपास क्या है, वॉल्केनिक इरप्शन क्या है, कॉमन है। और जो ह्यूज अमाउंट है लावा का वो सरफेस पे आता है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या रियलाइज़ हुआ, ऑल अलोंग द मिड ओशियनिक रिजेस वॉल्केनिक इरप्शंस आर कॉमन, जो कि शेयर हो चुका है आपके साथ ऑलरेडी, कॉमन, एंड दे ब्रिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ लावा। ठीक है, तो मैंने बता चुका हूँ पहले। अब दूसरा जो पॉइंट था वो ये था कि जो रॉक हैं दोनों साइड पे क्रेस्ट के, मिड ओशियनिक रिजेस के, वो क्या है, सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी ऑब्वियस सी बात है ना, शो करेंगे। देखो जरा हम बात करें तो ये देखो, ये जो रॉक्स हैं दोनों तरफ, ये क्या करेंगे, सिमिलैरिटी तो शो करेंगे। तो यही ये बताना चाहता है दूसरा पॉइंट भी। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे दूसरे पॉइंट में, ये जो रॉक्स हैं, लिखने वाली बात नहीं, आपकी बुक में ऑलरेडी लिखा हुआ था, रॉक इक्विडिस्टेंस ऑन आइदर साइड ऑफ द क्रेस्ट ऑफ MOR, मतलब मिड ओशियनिक रिजेस सो रिमार्केबल सिमिलैरिटीज इन टर्म्स ऑफ पीरियड ऑफ फॉर्मेशन, मतलब जो पीरियड है फॉर्मेशन का वो सेम है, केमिकल कंपोजिशन भी सेम है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज भी सेम है। और जो रॉक हैं किसके क्लोजर, MOR के क्लोजर, उनकी जो पोलैरिटी है वो क्या है, नॉर्मल है, और वो क्या है, यंगेस्ट है। समझ में आ रहा है? देखो फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है, अब ये क्या है, एक माउंटेन है। ठीक है, अब यहाँ से इन्होंने लावा रिलीज किया फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये रिलीज हो गया। अब जो क्रेस्ट मतलब ये जो पार्ट होगा, यहाँ वाला इधर भी उतना ही आएगा और यहाँ वाला। अब ये जो रॉक होंगे, इनकी जो एज होगी क्या वो सिमिलर नहीं होगी, सिमिलर एज नहीं होगी, सिमिलर एज भी होगी, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे,
क्योंकि एक ही चीज़ से तो बने हैं, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगे, सिमिलर एज इसलिए होगी क्योंकि सेम टाइम पे इरप्ट हुए हैं। दूसरी चीज़ जो पोलैरिटी होगी वो भी क्या होगी, नॉर्मल होगी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, सेकंड पॉइंट ने बताई। समझ में आ रहा है? और यही क्या थे, यंगेस्ट भी थे, क्योंकि सबसे बाद में तो यही निकले हैं ना यहाँ वाले। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। अब देखो मैं ज़रा आपको एक चीज़ और समझा देता हूँ यहाँ पे सेकंड पॉइंट के साथ ही, कि अगर मान लो ये ओशन बेड है तो कंटिनेंट थोड़े ऊपर हैं, ये कंटिनेंट्स, तो ये कंटिनेंट्स और ये ओशन बेड्स या ओशन फ्लोर। अब मान लो अगर ये एक मिड ओशनिक रेंज है, मतलब या ऐसे मत मानो, इस तरीके से मान लो। अब ये जो रिलीज़ हो रहा है ये धीरे धीरे जाएगा कहाँ पे, इस तरफ जाएगा, यहाँ पे कहाँ जाएगा, कंटिनेंट के पास। तो कंटिनेंट के पास ही क्या है, सबसे कम एज वाले, यंगर एज वाले रॉक्स पाए जाते हैं या ओशन बेड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ याद रखना, हर कोई नहीं बताएगा आपको ये चीज़। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ याद रखना, हो सकता है क्वेश्चन भी बन जाए। अब जब क्वेश्चन कराऊंगा इसके अभी 2-3 दिन में, तब आपको बता दूंगा कि क्वेश्चन आ सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? जो और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको बताई वो भी आपको पता ही है, कि जो ओशन क्रस्ट है, जो ओशन क्रस्ट के रॉक्स हैं, तीसरी चीज़, जो ओशन क्रस्ट के रॉक्स हैं वो क्या हैं, यंगर हैं। मतलब हम बात करें तो इनकी एज जो है मैक्सिमम 200 मिलियन ईयर्स एगो है। और लेकिन अगर हम बात करें किसकी, कंटिनेंटल क्रस्ट की, कंटिनेंटल क्रस्ट की, तो जो इसकी एज है वो कितनी है, 3200। ठीक है, तो ये इतने भी मिलियन ईयर्स ओल्ड हो सकते हैं। तो सोचो 16 गुना फ़र्क है, 16 मतलब 16 टाइम्स जो है वो ओल्डर हैं वो। इतना समझ में आ गया? अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो आता है आपका क्या, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब ठीक है, तो आपको 5 डायग्राम भी इसी पेज पे दिखेंगे, आपके पेज नंबर, अगर मैं बुक की बात करूँ तो पेज नंबर 34 पे। ठीक है, अब आती है बात प्लेट टेक्टोनिक्स की। टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स। अब होता क्या है कि जैसे ही कंसेप्ट आया कि इसका सी फ्लोर स्प्रेडिंग का जो इंटरेस्ट था, प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन एंड कंटिनेंट में, वो बढ़ गया। ठीक है, अब हुआ क्या, मतलब रिवाइव हो गया कि भाई किस तरीके से जो डिस्ट्रीब्यूशन है हुआ है, तो वो रिवाइव हो गया जैसे ही क्या हुआ, सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट सामने आया। ठीक है, तो वो था। अब मैकेंजी और मैकेंजी एंड पार्कर और साथ में मॉर्गन भी, उन्होंने सारे जो भी आइडियाज़ थे, जितने भी इंडिविजुअल ने थ्योरी दी थी, वो सारा मिलाया और क्या थ्योरी दे दी, एक नया कंसेप्ट दे दिया जिसको बोल दिया क्या, प्लेट टेक्टोनिक्स। और ये किस किस के द्वारा दी गई है, मैकेंजी एंड पार्कर, मतलब बेसिकली इन दोनों ने दिया, और उसके साथ साथ हम बात करें तो मॉर्गन। ठीक है, तो इन्होंने एक नई चीज़ दे दी, प्लेट टेक्टोनिक्स। तो टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है एक, बेसिकली अगर हम बात करें तो टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है एक, टेक्टोनिक टेक्टोनिक प्लेट होती क्या है बेसिकली, अगर हम जानना चाहें तो जो प्लेट टेक्टोनिक है वो होती क्या है, ढंग से लिख देते हैं, टेक्टोनिक प्लेट क्या होती है। तो टेक्टोनिक प्लेट इज अ मैसिव, इट इज अ मैसिव, it is a massive irregularly shaped slab of solid rock। तो कोई शेप नहीं होती इसकी, इरेगुलर शेप्ड होती है, बहुत बड़ी होती है हम बात करें बेसिकली। और क्या होती है, सॉलिड रॉक्स, रॉक से बनी होती है। हमें पता है कि जो ऊपर का पोर्शन है, क्रस्ट, वो क्या है, रॉक से बना हुआ है। ठीक है, अब ये दो तरीके की हो सकती है टेक्टोनिक प्लेट्स, हमने बात कर रखी है शायद पहले। एक होती है कंटिनेंटल और एक होती है ओशियनिक, है ना, ओशियनिक लिथोस्फीयर बोल लो। ठीक है, तो ये दो तरीके की होती है। अब जो प्लेट्स हैं वो किसके ऊपर मूव कर रही है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, जो प्लेट्स हैं, ये जो प्लेट्स हैं हम बात करें तो ये किसके ऊपर मूव कर रही हैं, ये मूव कर रही हैं किसके ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। एस्थेनोस्फेयर क्या है, अब जो लिथोस्फेयर है वो दोनों को मिला के ही तो बना है, क्रस्ट प्लस एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, तो ये किसको इसी को तो लिथोस्फेयर कहते हैं, क्रस्ट प्लस एस्थेनोस्फेयर, लिथोस्फेयर। तो एस्थेनोस्फेयर क्या है, एक हॉट, मतलब बात करें पार्शियली सॉलिड है या बात करो पार्शियली लिक्विड है, वही बात है। आप चाहे बोलो ग्लास आधा भरा चाहे आधा खाली है, वही बात है। अब ये क्या है, पार्शियली सॉलिड बोल लो चाहे पार्शियली लिक्विड बोल लो, ये क्या है, अब इसके ऊपर क्या है, मूव कर रही है। अब सॉलिड के ऊपर सॉलिड तो मूव करेगा नहीं, बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगा, इसलिए जो ये नीचे की पोर्शन है वो क्या है, हॉट मोल्टन मैग्मा है, जिसके ऊपर जो प्लेट्स हैं वो आसानी से मूव कर रही हैं। इसी के बेसिस पे तो कन्वेक्शनल करंट थ्योरी भी आई थी। तो वही चीज़ें। अब हम बात कर चुके हैं थिकनेस की, वेरी करती है 5 से 100 किलोमीटर, कौन सी वाली, ओशियनिक वाली, और जो 200 किलोमीटर है वो कंटिनेंटल एरियाज वाली। ठीक है,
अब एक प्लेट को हम कंटिनेंटल प्लेट और ओशनिक प्लेट तब कह सकते हैं जब उसका जो लार्जर पोर्शन है वो कवर किसने, बेसिकली हम इसको कंटिनेंटल कब कह सकते हैं, प्लेट कंटिनेंटल प्लेट हम इसको कब कह सकते हैं, जब इसका जो लार्जर पोर्शन है वो क्या हो, कंटिनेंट हो, मतलब ऊपर हो। हम बात करें तो रॉक से, मतलब ओशंस के ऊपर हो, ठीक है, और इसका जो लार्जर पोर्शन है वो ओशंस से कवर हो, तो हम इसको उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करें जो पैसिफिक प्लेट है वो क्या है, लार्जली क्या है, एक ओशियनिक प्लेट है, और यूरेशियन प्लेट क्या है, कंटिनेंटल प्लेट है, ठीक है। अब जो थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक्स की, उसने क्या किया है, डिवाइड किया है किसको, प्लेट्स को इन टू डिफरेंट वेज। टू डिफरेंट वेज में अगर हम बात करें तो मेजर प्लेट्स एंड माइनर प्लेट्स, ठीक है। तो माइनर प्लेट्स भी है, मेजर प्लेट्स भी है। आपको याद कौन सी करनी है, कोई सी भी नहीं करनी है, ध्यान रखना है बस थोड़ा सा कि कौन सी हो सकती हैं। तो सबसे पहली अगर हम बात करें मेजर में तो अंटार्कटिका है, दूसरी हम बात करें नदर्न अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका, फिर उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद हम बात करें तो, एक मिनट नीचे ले आते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो अंटार्कटिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, उसके बाद हम बात करें तो पैसिफिक प्लेट, उसके बाद लास्ट जो बचती है हमारी इंडो ऑस्ट्रेलिया। इंडो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड प्लेट एक ही में आता है, ठीक है। उसके बाद यूरेशिया भी बच गया, तो कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6, और सातवीं जो है वो है यूरेशियन प्लेट, ठीक है। तो ये 7 मेजर प्लेट्स हैं हमारी। मेजर माइनर हमारी 8 है बेसिकली, और उसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है कोकस, नास्का, अरेबियन प्लेट, फिलिपाइन प्लेट। तो ये सारी क्या है, इंपॉर्टेंट वंस हैं, बाकी तो बहुत सारी हैं, ठीक है। कैरोलाइन प्लेट और फूजी प्लेट, तो ये प्लेट्स याद रखने की ज़रूरत है नहीं वैसे, बट कर सकते हो आप। अब प्लेट टेक्टोनिक्स के बेसिस पे जो मूवमेंट है प्लेट्स की 3 तरीके से हो सकती है। तो मूवमेंट ऑफ प्लेट कैसे हो सकती है, 3 तरीके से हो सकती है। मूवमेंट ऑफ प्लेट्स कैसे कैसे हो सकती है, 3 तरीके से। तीनों तरीके हम देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो कन्वर्जेंट बाउंड्री बनती है, कन्वर्जेंट बाउंड्री। उसके बाद डाइवर्जेंट, एंड नेक्स्ट इज ट्रांसफॉर्म बाउंड्री, ठीक है। यहाँ भी बाउंड्री, क्लियर है इतना, क्लियर है, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं डायग्राम बना देता हूँ, बाकी आप अपने आप समझ जाओगे। कन्वर्जेंट को हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री भी बोल देते, डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स भी बोल देते हैं, बाउंड्री बोल लो। अब ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, अगर ये दोनों क्या हो रही हैं, अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के, तो हमने बोल दिया कन्वर्जेंट, ठीक है। अगर डाइवर्जेंट क्या होती है, नाम से समझ में आ रहा है, दो प्लेट जब दूर जा रही हो, क्लियर है, ठीक है। तो ये किसी के बीच में हो सकता है, एक जो पास आ रही है ये ओशियन और कंटिनेंट भी हो सकता है, कंटिनेंट कंटिनेंट में हो सकता है, ओशियन कंटिनेंट में हो सकता है, तो वो डिपेंड करती है सिचुएशन के ऊपर। और ट्रांसफॉर्म क्या है, एक ऊपर एक नीचे, मतलब ऐसे और ऐसे मूव करती हैं, क्लियर है। तो बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। अब होता क्या है, अब होता ये है कि जब क्रस्ट, अब देखो होता है जब ये, मैंने आपको बहुत बार बता रखा है शायद, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियोस देखी हैं तो। अब होगा क्या, जब ये सिचुएशन बन गई है तो अब ये क्या होगी, मूव तो कर रही है। अब इनमें से जिसकी भी डेंसिटी कम होगी, जिसकी भी डेंसिटी कम होगी वो नीचे चली जाएगी, मतलब सबडक्शन, सबड्यूड हो जाएगी, मतलब नीचे चली जाएगी एक के ऊपर, और दूसरी वाली क्या रह जाएगी। अब जैसे ही ये नीचे जाएगी तो क्या होगी, अब जैसे नीचे जाएगी तो हाइट मतलब कोर के पास जाती रहेगी और टेम्परेचर बढ़ता रहेगा, और उससे क्या बन जाएगा, हॉट मैग्मा बन जाएगा, जो कि बाद में जाके ऊपर आएगा। तो ये सारी प्रोसेस है, ये आपको अभी जानने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपकी बुक में लिखा उतना ही जानने की कोशिश करो फिलहाल, ठीक है। तो इतना याद रखना कि जिसकी डेंसिटी कम होगी वही प्लेट क्या होगी, नीचे जाएगी, ठीक है। जिसकी डेंसिटी कम होगी वही प्लेट जो होगी वो नीचे जाएगी, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट, ये आपकी बुक में टॉपिक है, रेट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट। रेट मतलब कितने स्पीड से जो है प्लेट मूव करती है, तो ये आपको बताना है। बेसिकली वो किसी भी तरीके से कर सकती है। अगर मैं बात करूं आपकी, ये 15 सेंटीमीटर पर ईयर भी कर सकती है, 1 सेंटीमीटर पर ईयर भी कर सकती है, 5 सेंटीमीटर पर ईयर भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है कौन सी प्लेट है, ठीक है, कौन सी प्लेट है। फॉर एग्जांपल इंडियन प्लेट की बात करें तो इंडियन प्लेट भी क्या है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो रही है, ठीक है। हम बात करें 7 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से, तो वो डिपेंड करता है कि कौन सी जो प्लेट है वो जा रही है, मतलब, ठीक है। तो हम देख लेते हैं अभी कौन सी आपकी बुक में भी लिखा हुआ है कौन कौन सी प्लेट है जो किस किस स्पीड से जा रही है।
तो डाटा के अंदर घुसने की ज़रूरत है नहीं। तो ये क्या करती है बेसिकली, डिटरमाइन द रेट ऑफ प्लेट मूवमेंट। ठीक है, बस इतना ही है, इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। जो रेट्स हैं वो डिफ़र करते रहते हैं। मतलब हम बात करें जो आर्टिक रेंज है उसका स्लोएस्ट रेट है 2.5 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। ईस्ट पैसिफिक राइज है जो क्या है वो सबसे ज़्यादा है, हम बात करें तो 15 सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से। तो डिपेंड करता है प्लेट टू प्लेट कि कौन सी प्लेट की बात चल रही है। ठीक है, फोर्स ऑफ द प्लेट मूवमेंट वो क्लियर हो चुका है। फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट पढ़ लेना एक बार, बस क्लियर हो जाएगा। फोर्स फॉर द प्लेट मूवमेंट क्या थी, कन्वेक्शनल करंट, सिंपल है। ठीक है, तो ये चीज़ अभी क्लियर हो गई। अब जो नेक्स्ट चीज़ बचती है वो बचती है मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट। मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट अब एक वीडियो चलेगी आपकी, ठीक है, मूवमेंट ऑफ इंडियन प्लेट, बस 30 सेकंड की वीडियो होगी मुश्किल से, तो वो देख लेना, वो क्लियर हो जाएगा आपकी जो मूवमेंट है इंडियन प्लेट की वो किस तरीके से हो रही है। ठीक है, वो बस वो थोड़ा सा लिखा हुआ है ज़्यादा सा, और कुछ नहीं है। ठीक है, और आपको भी पता है कि जो यूरेशियन प्लेट है वो टेथिस सी से अलग थी। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो था हमारा और जो यूरेशियन प्लेट थी उसमें बीच में क्या था, टेथिस सी था। 50 मिलियन ईयर्स एगो पहले वो दोनों जुड़े हैं, इसलिए जो अपलिफ्टमेंट है माउंटेन का हुआ, हिमालयास का हुआ है। उसके बाद जो वल्केनोस थे उन्होंने डेकन ट्रैप बनाया, मतलब लावा रिलीज करके। तो वो सारी चीज़ें हैं वो सारी क्लियर हो जाएंगी आपकी, कोई दिक्कत है नहीं उसमें वैसे ज़्यादा कुछ खास। तो डायग्राम भी दे रखा है आपके पास किस तरीके से वो आगे जा रही थी, और जो भी है आपको इस वीडियो से पता चल जाएगा। 30 सेकंड की वीडियो या चल रही होगी तो चला दूंगा मैं अभी। ठीक है, सो अगर यहाँ ये पूरा चैप्टर हो गया है आपका, ठीक है, ये भी पूरा चैप्टर हो गया। सो मैंने सोचा था कि कर देंगे पेपर से पहले, और पेपर से पहले आपके पास आ चुका है चैप्टर। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लीज़ यार शेयर कर देना, प्लीज़ शेयर कर दो तो मोटिवेशन मिलता है कि हाँ भाई बच्चे देख रहे हैं, तो उनके लिए वीडियो टाइम टू टाइम आए। अदरवाइज़ क्या होता है, हम ढीले पड़ जाते हैं कि वैसे भी तो कोई देख नहीं रहा है तो बना के भी क्या फ़ायदा। ठीक है, तो हम ढीले पड़ जाते हैं, अपने हिसाब से डालते हैं। फिर जब थोड़े बहुत बच्चे आएंगे, ज़्यादा नहीं, 15 से 20 बच्चे भी अगर आते हैं, भैया बोलते हैं कि हाँ भैया ये वाला चैप्टर चाहिए, तो मन करता है बनाने का, अदरवाइज़ वो मन नहीं करेगा। ठीक है, तो शेयर करवा देना, कर देना। ठीक है, लाइक वाइक कुछ नहीं चाहिए यार, लाइक करो, अच्छी लगी तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगी कोई बात नहीं, लेकिन हाँ शेयर ज़रूर कर देना। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल हेयर, एंड प्लीज़ डू वेयर मास्क, डू वेयर मास्क, अदरवाइज लॉकडाउन लग जाएगा दोबारा, है ना, ओमिक्रॉन। सो सबने सुना होगा। एंड थैंक यू।